जब हमारे फाउंडिंग फादर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनके पास दो चॉइस थी। या तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत ही ज़्यादा रिजिड बनाते, जिसे बदलना या फिर अमेंड करना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाते, जिसे बहुत ही आम ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू बदला जा सकता है। लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड बनाया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह और ना ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। इसका रीज़न क्या था? अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा रिजिड बना देते यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, तो क्या होता कि वो चाहते थे कि समय की जो डिमांड्स है, समय की जो नीड्स हैं, उनके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सके। इसीलिए उन्होंने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनाया। और उन्होंने यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया कि वो नहीं चाहते थे कि कभी भी जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स हो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मनमर्जी के थ्रू हर टाइम या फिर कभी भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग बदल सके। इसीलिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक ब्लेंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, बल्कि इन दोनों का ब्लेंड है। ये बात हमें कैसे पता चलती है? हमें ऐसे पता चलती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बदलना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हमको फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। और ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं? जैसे फॉर्मेशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, कॉरम एट्सेट्रा। ये सब जो प्रोविजन है, इनको बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू ये बदले जा सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि मॉडरेट नेचर के, यानी कि जिनको बदलना बहुत ही ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। वो कौन से प्रोविजंस हैं? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बदलना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए होता है हमें पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। ये बात ज़रूर याद रखें कि पार्लियामेंट में जो स्पेशल मेजॉरिटी है अंडर आर्टिकल 368 में जो स्पेशल मेजॉरिटी दी है वो डिफरेंट है। स्पेशल मेजॉरिटी बहुत टाइप की होती है, लेकिन जो आर्टिकल 368 में दी हुई है स्पेशल मेजॉरिटी, उसका मतलब है more than 50% of the total membership of each house and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting। ये वाली जो मेजॉरिटी है यही है मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 और यही मेजॉरिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बदलने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिनको बदलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेनली जो हमारे प्रोविजन फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल फेडरल फीचर्स से जुड़े हुए जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि जहाँ जहाँ मेजरली स्टेट्स जुड़े हुए हैं या फिर स्टेट्स का रोल है, उन प्रोविजंस को बदलना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिडिटी दिखती है। ठीक है। इनको बदलना बहुत ही डिफिकल्ट है। इन प्रोविजंस जो कि फेडरल स्ट्रक्चर या फिर फेडरल फीचर्स से जुड़े हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको बदलने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, जो मैंने आपको बताया कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को बदलने के लिए चाहिए, प्लस हमें स्टेट का कंसेंट भी चाहिए, स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए। स्टेट्स के रैटिफिकेशन के बिना जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको नहीं बदला जा सकता है। स्टेट के रैटिफिकेशन से क्या मतलब है? यानी कि क्या चाहिए? पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, जो मैंने अभी आपको बताई। इसके साथ ही साथ हम जब वो स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में इंश्योर हो जाएगी, उसके बाद इस बिल को भेजा जाएगा सारे स्टेट लेजिस्लेचर को, और 50% मिनिमम जो 50% स्टेट्स हैं उनको अपना रैटिफिकेशन देना चाहिए। यानी कि 50% ऑफ द स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनमें ये सेम बिल पास होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। यानी कि पार्लियामेंट के लेवल पर हमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। और स्टेट्स के लेवल पे हमें क्या चाहिए कि 50% ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनके स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तभी इन प्रोविजंस को बदला जा सकेगा। ठीक है। तो हमने देखा, इस तरीके से हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ईजिली बदला जा सकता है और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ईजिली नहीं बदला जा सकता है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की या फिर अमेंड करने के प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है।
स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये पार नहीं है। तो पार्लियामेंट के पास ये पार है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इस बिल को एक प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई डेडलॉक होता है तो इस केस में जॉइंट सिटिंग, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल में होती थी, वो नहीं बुलाई जा सकती है। ऐसा क्यों किया था फाउंडिंग फादर्स ने? ऐसा इसलिए किया था कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रेशर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सेपरेटली दोनों हाउस में पास हो। इसीलिए कभी भी डेडलॉक जब होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे, तो कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो जाती है और जब प्रेसिडेंट के पास जाती है उनकी एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ती है, और वो इस बिल को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, ना ही विदहोल्ड कर सकते हैं और ना ही रिटर्न कर सकते हैं।